जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब हमारा टॉपिक चल रहा था कुइल वंश। स्टूडेंट्स, इससे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ये टॉपिक हो चुका है, जो रीट की मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत है, और जो और भी राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम है उनके अंतर्गत ये सिलेबस में है, वो सबके लिए समान उपयोगी है। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बाद अपन ने ये टॉपिक चालू किया था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उसके अंतर्गत पहला ही टॉपिक ये लिया था कुइल वंश, मेवाड़ राजवंश का कुइल वंश। और कुइल वंश में राणा सांगा तक अपन ने पढ़ लिया था। अब उसके बाद के शासकों को एक एक करके पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, आप पीछे वाली क्लासों को जरूर देखें, जब जाके आपके ये समझ में आएगा, क्योंकि ये राजवंश टॉपिक है ही इतना बड़ा। इसको चाहे से कितना ही शॉर्ट करके लेके चलो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अपने आप में एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर बड़ा खींचने लगे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है एक वंश के ऊपर, लेकिन इसको थोड़ा संक्षिप्त में किया है और एग्ज़ाम के हिसाब से ये विस्तृत में भी है, तो इससे बाहर अपने एग्ज़ाम में डाटा जाएगा भी नहीं। तो आप इसको विश्वास करके पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। राणा विक्रमादित्य, राणा सांगा तक अपना हो चुका था। अब राणा विक्रमादित्य 1531 से 36 तक इसका शासनकाल रहा था। और राणा जो विक्रमादित्य हैं, इनके पिता राणा सांगा थे और माता कर्मावती थी। जो इनकी माता थी कर्मावती, वो इनकी संरक्षिका भी थी, क्योंकि जो राणा विक्रमादित्य थे वो अल्पायु के थे। तो अल्पायु के होने की वजह से जो रानी कर्मावती थी वो उनकी संरक्षिका के तौर पर राज कार्य में सहयोग करती थी। तो स्टूडेंट्स, गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर 1533 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था, जब रानी ने कर्मावती ने रणथंभौर की जागीर देकर वापस भेज दिया था। जब 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो रानी ने युद्ध करने की बजाय युद्ध को टालना उचित समझा। उसने सोचा कि हजारों लोग यूं ही मारे जाएंगे और जीत भी नहीं पाएंगे, तो इससे बढ़िया है उसने संधि कर ली और जो बहादुर शाह है उसको रणथंभौर की जागीर देकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन बहादुर शाह तो पूरा मेवाड़ हड़पना चाहता था, लेकिन उस समय तो वो वहाँ से चला गया और बहादुर शाह संतुष्ट नहीं हुआ। और अगले ही वर्ष 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरा आक्रमण किया। और उस समय जो राणा विक्रमादित्य है वो अल्पायु के थे, तो उन्हें कहीं दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। अब उन्हें दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, तो उनकी जगह युद्ध कौन करता? तो युद्ध किया उनके सेनापति बाघ सिंह ने। बाघ सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया और बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। तथा जब बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया, तो दुर्ग के अंदर कर्मावती के नेतृत्व में 1300 राजपूत महिलाओं ने जोहर कर दिया। और स्टूडेंट्स, यह चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा शाखा माना जाता है, क्योंकि प्रथम शाखा चित्तौड़ दुर्ग में 1303 ईस्वी में हो चुका था, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय। उस समय जौहर का नेतृत्व रानी पद्मिनी ने किया था, और ये दूसरा शाखा कहलाता है। इसमें 1300 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। और स्टूडेंट्स, ये जौहर अपने आप में एक अनूठा भी है, क्योंकि इसमें शासक की माता कर्मावती ने जौहर किया था। नहीं, ज्यादातर शासक की पत्नी जौहर का नेतृत्व करती है, लेकिन शासक इसमें अल्पायु था और उसकी माता कर्मावती जो उसकी संरक्षिता थी, उसके नेतृत्व में जौहर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट शासक पे चलते हैं, राणा उदय सिंह। तो राणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक रहा। और जो राणा उदय सिंह है, उनकी रक्षा गुर्जर जाति की देश, क्योंकि जो ये राणा विक्रमादित्य थे उनकी हत्या कर दी थी बनवीर ने। और उनकी हत्या करने के बाद वो क्या है कि उदय सिंह को भी अपने रास्ते से हटाकर
सुखी होकर मतलब निष्कंटक राज भोगना चाहता था, क्योंकि उदय सिंह को अगर नहीं मारता विक्रमादित्य को तो उसने मार ही दिया था, और उदय सिंह बच रहा था। उदय सिंह को मारने के बाद वो निष्कंटक हो जाता, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तो वो जब महलों की तरफ उदय सिंह को मारने की तरफ जा रहा था, तो गुर्जर जाति की देशभक्त पन्नाधाय, जो उदय सिंह की धाय थी, पन्नाधाय, उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर इनकी उदय सिंह की रक्षा की। और जो पन्नाधाय है, स्टूडेंट्स आप पन्नाधाय की जाति को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम पन्नाधाय को राजपूत जाति का मानते हैं, लेकिन वो राजपूत जाति की नहीं थी, गुर्जर जाति की थी। तो एग्जाम में कभी डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आ भी सकता है कि पन्नाधाय की जाति कौन सी थी, क्योंकि ये पुत्र चंदन और ये रक्षा, ये तो 4th क्लास में भी आ जाता है, तो इसको तो अपना बच्चा छोटी क्लास में भी पढ़ लेता है। और उसने पन्नाधाय ने उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से सुरक्षित निकालकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में भेज दिया, वहाँ के किलेदार आसादेवपुरा के संरक्षण में भेज दिया। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे आसादेवपुरा, तो उन्होंने वो वहाँ पे उनको अपने मतलब भांजे के रूप में उनका पालन पोषण किया, और उनका संरक्षण आसादेवपुरा ने किया। और इसके बाद मालवी का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। ये मालवी का युद्ध स्टूडेंट्स 1540 ईस्वी में उदय सिंह व बनवीर के मध्य हुआ, और इसमें उदय सिंह की सहायता मारवाड़ के मालदेव ने की, और मालदेव के सहयोग से ही उदय सिंह ने बनवीर की हत्या कर डाली। और उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से प्रसन्न होकर मालदेव को एक हाथी भेंट किया था, और उस हाथी का नाम था बसंत राय। स्टूडेंट्स, उदय सिंह एक ऐसा शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। क्योंकि शेरशाह सूरी ने आक्रमण भी नहीं किया था, उससे पहले ही उदय सिंह ने क्या किया, जो चित्तौड़ दुर्ग है उस दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी के हवाले कर दी। तो ये एक तरीके से अधीनता मानना ही हो गया, बिना युद्ध किए, बिना लड़े उन्होंने अधीनता मान ली। और उस समय शेरशाह सूरी ने, है ना, जो चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक ख्वास खां को नियुक्त किया था। चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक किसको नियुक्त किया? ख्वास खां को। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है जब शेरशाह सूरी को उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां दे दी थी, तो वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो वहाँ का प्रशासक ख्वास खां को नियुक्त किया था। और स्टूडेंट्स, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। उदयपुर शहर के कब बसाया था? 1559 ईस्वी में। और स्टूडेंट्स, 1567-68 ईस्वी में, क्योंकि 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये दो बार 1567-68 ईस्वी इसलिए है कि 67 और 68 ईस्वी में लास्ट टाइम में किया था, जो 68 सन भी लग गई थी। 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उदय सिंह चित्तौड़ का कार्यभार जयमल व पुख्ता को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने जब आक्रमण किया तो उदय सिंह दुर्ग का कार्यभार जयमल और पुख्ता को सौंपकर स्वयं, हो सकता है उस समय कोई राजनीतिक कारण रहा होगा या कुछ भी कारण ऐसा रहा होगा कि वो गिरवा के जंगलों में चले गए। और फिर उनके जाने के बाद जो दुर्ग का कार्यभार, दुर्ग की रक्षा का भार जयमल और पत्ता पर आ गया। और जयमल और पत्ता इतनी वीरता के साथ लड़े कि वो इस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उनकी वीरता से अकबर भी प्रभावित हुआ था। और जयमल और पत्ता के मरने के बाद उनकी पत्नी फूल कंवर ने जोहर का आयोजन किया। उनकी पत्नी के साथ राजपूत महिलाओं ने जोहर किया। ये 1567-68 ईस्वी का जो जोहर था और जो केसरिया था, जो चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका कहलाता है। पहला साका रतन सिंह के समय हुआ, दूसरा विक्रमादित्य के समय हुआ, और तीसरा उदय सिंह के समय में हुआ। और
जो पत्ता की पत्नी थी फूलकवर, इनके नेतृत्व में ये जौहर का आयोजन हुआ। और स्टूडेंट्स, इस युद्ध में अकबर जीत गया, लेकिन अकबर जीत तो गया पर उसने जीत के बाद क्या किया, दुर्ग के अंदर दुर्ग के अंदर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। अब जब 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया तो ये विजय उसके माथे पर एक तरीके से कलंक बन के रह गई। तो उसके बाद उसको कहते हैं कि अकबर को ग्लानि भी हुई, तो वो अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर कहा कि गुरु जी मैंने तो ऐसे ऐसे कर दिया। अब गुरु जी ने कहा करा तो ठीक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया तो इसका थोड़ा सा प्रायश्चित कर ले। अब कहते हैं कि वो जयमल और पत्ता जिसकी वीरता से अकबर मुक्त हुआ था, तो उनकी पाषाण की मूर्तियों को बनवाकर उसने आगरा के किले के सामने लगवा दी। तो ये सब उसने क्या है, वो जो दुर्ग था उसमें हिंदुओं का कत्लेआम कराने के बाद वो थोड़ा सा हो जाता है ना प्रायश्चित, क्योंकि ये विजय उसके माथे पे कलंक थी। तो उसको मिटाने के लिए उसने जयमल और पत्ता की पाषाण की मूर्तियों को, हाथी पे सवार मूर्तियों को आगरा के दुर्ग के बाहर लगवा दिया। और अकबर ने चित्तौड़ का प्रशासक आसफ खां को नियुक्त कर दिया। आसफ खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और अकबर स्वयं वहां से चला गया। अब उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन हो गई। इसी के साथ आज का हमारा ये पूरा होता है, आज की क्लास पूरी होती है। मैं कल की क्लास में स्टूडेंट्स अपन महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप को आप सब जरूर पढ़ें, क्योंकि आपने भी देखा होगा ज़्यादातर एग्जामों में महाराणा प्रताप के टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। महाराणा प्रताप मतलब एक तरीके से मोस्ट तो खैर ये सारा ही टॉपिक है, लेकिन महाराणा प्रताप का और भी मोस्ट है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कल आप क्लास से ज़रूर जुड़े और इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने मित्रों को शेयर करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और क्लासें लेके आती रहूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आती रहूं। धन्यवाद। और शाम को रात को 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उससे आप जरूर जुड़े। धन्यवाद।